Hello everyone, welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला। So my dear class 9th students, IT Information Technology बुक कोड 402 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ IT एंड IT इंडस्ट्री के सर्विसेज को डिस्कस किया था कि IT इनेबल्ड सर्विसेज क्या क्या होती हैं, IT का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आपका सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया था। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, कि आईटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। आप अपने रियल लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का यूज कर रहे हो अलग अलग फील्ड में, जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड की बात करूं, हेल्थ केयर की बात करूं, एजुकेशनल सेक्टर की बात करूं, बिजनेस सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग फील्ड्स में कैसे आप आईटी का यूज कर रहे हो, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, डिटेल में इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सेशन लेंथी हो सकता है क्योंकि आईटी का एंड नहीं है, आपको ये अच्छे से पता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके बारे में किस तरीके से यूज किया जा रहा है सब डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि होल यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लोगे तो आईटी का लेक्चर्स इस तरीके से थॉरोली आपको कहीं नहीं मिलना है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट, डीपीपी सारी चीजें सॉल्व करवाई जा रही है द वन एंड ओनली डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन हैज ऑल्टर्ड विद द एडवेंट ऑफ आईटी. It helps to improve the quality of our lives by giving us easy access to information as well as large number of products and services. होपफुली आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर हुई कि हमारी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट है ना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन हैज ऑल्टर्ड विद द एडवेंट ऑफ आईटी। ऑब्वियस सी बात है कि आईटी ने हमारी लाइफ को बदल के रख दिया है। ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बदल के रख दिया है। आज जिस एरा में हम जी रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया है, वो ऑनलाइन वर्ल्ड है जहाँ पे हम जी रहे हैं। जितने भी आपके काम होते हैं वो सब आप आजकल चुटकियों में ऑनलाइन रहकर सॉल्व कर सकते हो, है ना। चाहे आपको शॉपिंग करना हो, चाहे आपको म्यूजिक या मूवी देखना हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या फिर आपको कोई शॉपिंग करना हो, या आपको कहीं रिजर्व जाना है घूमने तो रिजर्वेशन करवाना हो, मूवी की टिकट, रिसोर्ट की टिकट, कुछ भी आपको जो भी काम करना है 24/7 आवर्स आप टेक्नोलॉजी की मदद से, इंटरनेट की मदद से काम कर सकते हो। तो कैसे हमारा जो लाइफ है, हमारा जो डेली रूटीन है वो कैसे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि हमारी लाइफ उस पर डिपेंड हो चुकी है और ये डे टू डे इंप्रूव होता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो इट हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ रही है बाय गिविंग अस इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स and services. Okay, so it has transformed the way we live, the way we work and the way we conduct business and the way we communicate with each other. तो इससे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि मतलब आप किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो, द वे वी लिव, किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, द वे वी वर्क, द वे वी कंडक्ट बिजनेस एंड द वे वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, कि आप एक जगह पर रहकर दूसरी जगह पर कोई भी पर्सन बैठा है उससे बात कर सकते हो। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन है, उससे यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इन सारी चीज़ों में, काम करने में, बोलने में, कम्युनिकेट करने में और अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने में कैसे आईटी ने आपकी हेल्प की है वो आज हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So although these services provides us with innumerable benefits, it also makes us susceptible to various cyber threats. तो जहाँ पे हम इनडेफिनेटली यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटली यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, वहीं कुछ साइबर थ्रेट्स भी होते हैं, हमें अच्छे से पता है ना। आप यदि कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको एक डर बना रहता है कि कहीं आपका अमाउंट या आपकी जो डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल है, ये किसी हैकर या कोई ऐसे पर्सन के हाथ में ना चला जाए जिससे कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिस यूज कर सकता है। आपको कोई ईमेल यदि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी जो डिटेल है वो कहीं कोई और
थर्ड पर्सन यूज ना कर ले, तो ये एक थ्रेट भी हमें बना रहता है। सो दस इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक प्रिकॉशंस। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पे आप आईटी का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो वहाँ आपको प्रिकॉशंस लेकर चलना होता है कि आप सही तरीके से, सही वे में यूज करो आईटी का। वही सारी वेबसाइट्स का यूज करो, वही सारे एप्लीकेशंस का यूज करो जो वैलिड है, जिनमें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जनरल है और ऑथराइज्ड है। ओके, सो यदि हम बात कर लें सबसे पहला सेक्टर जहां पे आईटी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज आईटी इन होम एंड एवरीडे लाइफ। हर एक पर्सन, हर एक एज का पर्सन, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई एम्प्लॉय हो या कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट हो या फिर कहीं काम करने वाला कोई वर्क प्लेस पे कोई वर्कर हो, क्लर्क हो, एम्प्लॉय हो, ऑनर हो, मैनेजर हो, कोई भी पर्सन हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पर्सन हो, है ना, अपने डेली लाइफ में, घर में किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो आईटी फैसिलिटेट्स एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज इन आवर डे टू डे लाइफ्स with its increasing importance, IT literacy has become a functional requirement to easy our lives। अपनी लाइफ को इजी बनाने में आईटी आपको फंक्शनल जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपकी लाइफ को फुलफिल करता है। जैसे द वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड इट पॉसिबल टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन वेरिड इशूज। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से, इंटरनेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। कैसी भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, कोई सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड हो, या कोई से भी इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड हो, वो इंफॉर्मेशन आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हो। किसकी मदद से मैम? इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से। ऑब्वियस सी बात है, आज मम्मी ने, आपने कहा कि मम्मा कोई नई रेसिपी ट्राई करो, कुछ अच्छा बनाओ, तो आप उसकी रेसिपी कहाँ सर्च करोगे? इंटरनेट पे सर्च करोगे, है ना, क्योंकि आजकल तो आपने देखा है कि इंस्टाग्राम वगैरह पे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं, वो ऑलरेडी कुकिंग के चैनल्स कितने ज़्यादा फेमस होते चले जा रहे हैं, है ना, जिसके थ्रू आप नई नई डिशेस वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हो। तो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके स्कूल का प्रोजेक्ट हो, साइंस का, मैथ्स का, किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट हो, नहीं मिल रही कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, बैलेंस डाइट क्या लेना है, कब किस टाइम पे खाना है, किससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, टिप्स ट्रिक्स आपको पता करना है, तो आप इंटरनेट का यूज करते हो, है ना। कुछ करंट अफेयर्स है, सपोज आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो उसमें जनरल टेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनके जो नॉलेज है वो आपको कैसे पता चलेगा? इंटरनेट की मदद से। ऑब्वियस मैम, सोशल एस्पेक्ट्स, फाइनेंस एंड एवरी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, है ना, जिसमें इंटरनेट आपकी मदद करता है। तो टेक्नोलॉजी का एक वास्ट पार्ट जो है वो है इंटरनेट। ओके, सम ऑफ द वेज वी यूज आईटी इन आवर एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे आप जो उस तरीके से आईटी का अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। कैसे? पहला, वी यूज ऑनलाइन सर्विसेज टू पे आर यूटिलिटी बिल्स। ऑब्वियस, जो भी आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपका मोबाइल का बिल हो, ठीक है, मतलब आप जो हर महीने रिचार्ज करते हो अपने फोन को वो हो, या फिर मैं बात करूं आपका डिश टीवी का रिचार्ज हो, टाटा स्काई जो भी आपने लगा रखा है अपने टेलीविजन में, उसका रिचार्ज हो, आप कोई सा भी बिल पे कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे वो गैस बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, वाटर बिल हो, मोबाइल बिल हो, एटसेट्रा। तो आजकल आप घर बैठे 24/7 आवर्स आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप इन बिल्स को पे कर सकते हो। आपको बाकायदा इनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है ना, आपको ट्रेवल करने की जरूरत भी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने ये काम आपके लिए ईजी कर दिया। नाउ वी रीड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। अब भाई आपको न्यूज़पेपर लगवाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो सुबह सुबह बैठकर अखबार पढ़ते थे, ठीक है, आजकल उनके लिए भी ये चीजें फैसिलिटी होती जा रही है कि आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और न्यूज़ आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको लेटेस्ट न्यूज़ टाइम टू टाइम आपको एक्सेस करने को मिल सकती है। तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर अवेलेबल हो गए जिससे आप अपडेट रह सकते हो, ठीक है। नाउ वी नॉट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे टू नो व्हाट हैपेंड अ डे बिफोर। तो ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर है उसकी मदद से आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कल क्या हुआ था, उसकी न्यूज़ आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आप एट अ टाइम जो हो रहा है उसकी न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑनलाइन न्यूज़ सर्विसेज प्रोवाइड्स न्यूज़ दैट इज इंस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड। उस पर इंस्टेंटली और कंटिन्यूअसली न्यूज़ आपको मिलती चली जाती है ना। नाउ वी वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट। अब एंटरटेनमेंट के लिए तो हर कोई यूज़ करता है ना, जैसे आप यूज़ कर लेते हो नेटफ्लिक्स का, ठीक है, प्राइम वीडियो का, या फिर आप स्पॉटिफाई का यूज़ करते हो,
या फिर आप ऑनलाइन जो म्यूजिक सुनते हो, आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है, कोई गेम प्ले करना है, कोई सॉन्ग सुनना है, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या कर रहे हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। आजकल थिएटर में बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, आप नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज वगैरह देखने में ज़्यादा बिलीव करते हो, राइट। नाउ वी प्ले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गेम्स ऑन योर स्मार्टफोन्स एंड पीसीज। ऑब्वियस, आप अपने स्मार्टफोन और पीसीज का यूज़ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम भी खेल सकते हो, जैसे लूडो, पबजी सबसे ज़्यादा आजकल फेमस गेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे खेलने में। नाउ वी गेट कनेक्टेड विद आवर फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इवन वी आर जियोग्राफिकली एट डिस्टेंट लोकेशंस यूजिंग ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। यदि इंटरनेट का यूज़ देखें ना तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक लार्ज परसेंटेज यदि मैं निकालूं तो भाई 80% जो है ना वो सोशल मीडिया का लोग यूज़ करते हैं जनरल डेली लाइफ में। ईमेल का यूज़ कर सकते हो आप, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसका यूज़ कर सकते हो, है ना, किसी से भी बातचीत करने के लिए। वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने फैमिली में, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, चाहे फिर वो जियोग्राफिकली वर्ल्ड वाइड में कहीं भी लोकेटेड हो। ओके, इसी के साथ यदि आगे बढ़ूँ तो मैं वी कैन गेट We do online shopping to buy products such as vegetables, groceries, cosmetics, clothes, medicines, electronic devices like air conditioners, laptops, etc. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑनलाइन। आप जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेगी, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप कैसा भी प्रोडक्ट, चाहे वेजिटेबल हो, कोई ग्रॉसरी हो, पिज्ज़ा हो, कॉस्मेटिक्स हो, क्लॉथ हो, मेडिसिन हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, कोई बुक हो, शूज़ हो, सॉक्स हो, एवरीथिंग, सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज़ करके इसे परचेज कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे बढ़े, वी कैन बुक होटल्स, फ्लाइट्स, रेलवेज टिकट्स एंड मूवी टिकट्स ऑनलाइन। देखो अब पहले क्या होता था कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको 10 दिन 15 दिन पहले से, 1 महीने पहले से ही प्लान करनी होती थी अपनी ट्रिप। रेलवेज के थ्रू जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन जाना होता था, आपको लाइन में लगना होता था, फॉर्म फिल करना होता था बाकायदा, और फिर आपके टिकट्स बुक होते थे। लेकिन आजकल क्या है भाई, आजकल ये सारी चीज़ें बंद ही हो चुकी हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं, सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप रिजर्वेशन भी ऑनलाइन करवा सकते हो, ना सिर्फ रेलवेज का, फ्लाइट के टिकट्स बुक कर सकते हो, बस के टिकट्स बुक कर सकते हो, आप किसी होटल में रूम बुक कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में आप अपना टेबल भी बुक कर सकते हो, इवन आप किसी इवेंट के टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आजकल ऑनलाइन हो चुकी है, जिसमें आप कैसा भी अपॉइंटमेंट पहले से ले सकते हो, चाहे फिर कोई डॉक्टर के क्लिनिक का कोई अपॉइंटमेंट क्यों ना हो। ओके, नाउ वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली बाय सर्चिंग द इंटरनेट। अब इंटरनेट की मदद से आप कैसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, है ना, एक सिंगल क्लिक पे आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर सर्च इंजिन्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्च इंजिन्स, जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजिन्स है ना। गूगल क्रोम ब्राउजर है, जिस ब्राउजर की मदद से आप सर्च करते हो। तो बिना ब्राउजर के आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर पाओगे, चाहे कैसा भी डिवाइस हो, आपका मैक का डिवाइस हो, एप्पल का डिवाइस हो, या डेल का हो, पीसी हो, या कुछ भी हो। सभी सिस्टम पे, मोबाइल फोन्स पे, लैपटॉप पे, पीसी पे ब्राउजर जैसा सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप सर्चिंग कर सकते हो, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बिना ब्राउजर के कोई भी फैसिलिटी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि हमें ब्राउजर की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाओगे। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ पाइवोटल रोल इन एजुकेशन एंड लर्निंग ऑल्सो। अब देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जहां आप ये सारी एक्टिविटीज को कर पा रहे हो, वहीं आप एजुकेशनल और लर्निंग में भी इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे आप इंटरनेट की मदद से, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, उसकी मदद से आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि आईटी के हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, राइट। तो एजुकेशन और लर्निंग में भी आईटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, यहाँ भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। Okay, student also access various educational videos available on the internet for clarity of concept. आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना वाला टाइम गया है, उस टाइम में एजुकेशन में ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उस टाइम पे एक हम बोले कि एक हाई रोल में, एक हाई पीक पॉइंट पे आपने इंटरनेट का यूज़ किया होगा एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स हैं, आपका जो होमवर्क है, एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन ना, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। ओके,
नाउ आगे डिस्कस कर लें। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इलिटरेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल एट एनी टाइम टू एनीवन। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरेट होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी का, तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको कोई मास्टर डिग्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, राइट। सो टू रिड्यूस द लेवल ऑफ लिटरेसी लेवल को कम करने में भी टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। So new technologies are changing the way of teaching and learning. Computers and information technology are extensively used in education for teaching, learning and assessment. Both teachers and students are using these new technologies to achieve specific academic goals. Obvious सी बात है मैम कि यहाँ पर मैं टीचर होकर भी यूज कर रही हूँ टेक्नोलॉजी को और आप सभी स्टूडेंट होकर भी यूज कर रहे हो। तो एज वेल एज टीचर और स्टूडेंट्स, हर तरीके का पर्सन क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है अपने एजुकेशन पर्पज के लिए, अपने लर्निंग गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अंडरस्टैंड। चलिए, तो कैसे डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे हैं तो समझ में आया। अब इसके लिए किसकी जरूरत होती है, तो मैम इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। मतलब कि यदि आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसीज हैं, तो आप यूज कर सकते हो किसका, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। और इंटरनेट क्या हो गया, एक तरीके से सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। जो वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ब्राउजर होता है जिसपे आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहे हो। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, ऑनलाइन रहकर अपना काम कर पा रहे हो, ठीक है। जितने भी अभी हमने वर्क देखे, तो इफ यू आर यूज्ड दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स for designing and broadcasting information to the learners in various forms of including audio, video, still pictures and animations. Okay? तो ऑडियो, वीडियो और अदर फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से अपना काम कर सकते हैं। सम ऑफ द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर। यदि एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें सबसे पहला रोल हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। अब एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए, एजुकेशनल रिसोर्सेज में यदि हम बात करें तो टीचर्स की यदि बात करें तो भाई टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स जो आजकल स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन दे सकते हो, ठीक है। वहीं आजकल आप देखते हो कि क्लास में आपकी जो अटेंडेंस वगैरह होती है वो भी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन एक पोर्टल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है आपके स्कूल का, जिस पर डे टू डे आपकी जो भी अटेंडेंस होती है, वो आपका जो होमवर्क होता है, वो क्लास वर्क क्या है, वो एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ना। और उस सॉफ्टवेयर को टीचर भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक इट इजी टू एक्सेस अकेडमिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम। जो भी आपका अकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, क्या होमवर्क है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं आपके स्कूल में अकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें किसी भी टाइम आप अपलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन अ बेटर वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा होगा जिस पर आपका टीचर पढ़ाता होगा, प्रॉपर पीपीटीज वगैरह जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे इस तरीके के रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं टेक्नोलॉजी में, जिससे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हो, है ना। सो बोथ स्टूडेंट एंड टीचर यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्वायर एंड एक्सचेंज एजुकेशनल मटीरियल. Online assessment help to evaluate the students without base. Okay. Now teachers can easily provide visual and audio classes to their students using computers and internet. This breaks the boundaries of accessing information. अब यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि PowerPoint PPTs का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। देखो, जितना ज़्यादा आपको चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, थ्योरेटिकल मिलती है, वो बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली पिक्चर्स के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में समझाई जाए तो वो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आती है। तो टेक्नोलॉजी उसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपको पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके, स्लाइड्स का यूज़ करके, पीपीटीज का यूज़ करके आप इजी वे में स्टूडेंट्स को समझा सकते हो, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, बिल्कुल एक स्मार्ट बोर्ड है, पीपीटीज में हमने बनाया हुआ है, स्लाइड्स क्रिएट किया हुआ है, आपकी बुक का कंटेंट लिया हुआ है, जिसके थ्रू आपको बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज क्लियर हो रही है। अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी जब यदि आपने यहाँ पे टॉपिक समझा है, तो वही चीज क्लियर है ना कि हमें बजाय पढ़ने के, थॉरली थ्योरी समझने के, कंपैरेटिवली जो ऑडियो वीडियो इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है ना, वो आपको थॉरली नहीं मिलता है, ठीक है, जब आप चीज को पढ़ते हो theoretically.
So a student can attend a lecture while not being physically present in a classroom. और स्टूडेंट यदि क्लासरूम में फिजिकली नहीं भी होता है तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू वो चीजें समझ सकता है. तो एज ऑल्सो अ टीचर कैन असाइन टास्क टू स्टूडेंट्स via email or campus educational forums. There is a collection of free and paid online services and apps like YouTube, Kindle Books, G Suite or Education, Khan Academy, Code.org available for teachers as well as students which provide a lot of useful study materials. तो जैसे YouTube पे आपको कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, कुछ क्लासेस पेड भी मिलती हैं जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो. जैसे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्वालिटी के साथ में. वैसे ही कुछ और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी होते हैं यूट्यूब पे जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन के साथ में पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं ना. तो यहाँ पे ना लर्निंग का एंड नहीं है, ठीक है. स्टूडेंट टीचर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं विया यूट्यूब, विया टेक्नोलॉजी, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी नॉलेज को गेन कर सकते हैं. और जो उनकी बुक में लिखा रहता है ना एज इट इज़, वो सारा नॉलेज आपको यहाँ पर ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप इजी वे में उन्हें सीख सकते हो, समझ सकते हो. क्लियर. तो अच्छे से समझ में आ गया ना किस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है. नाउ ऑनलाइन लर्निंग. अब ऑनलाइन लर्निंग में हम कैसे इसका यूज़ कर रहे हैं, देखो. इन द पास्ट लर्निंग वॉज लिमिटेड टू अ फिजिकल क्लासरूम. यदि पहले की बात करें, ऑफलाइन लर्निंग की बात करूं मैं, तो पहले क्या होता था, जब इंटरनेट या ऑनलाइन लर्निंग नहीं आई थी उसके पहले ऑफलाइन लर्निंग में आपको स्कूल जाना होता था, आपको क्लास जाना होता था, आपको कोचिंग क्लासेस जाना होता था, एक फिजिकल क्लासरूम होता था. जैसे अभी भी आपके स्कूल में आप देखते हो कि फिजिकल क्लासरूम होता है जहाँ पे टीचर आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ में बैठे होते हैं और आप एक फिजिकल क्लासरूम में पढ़ रहे होते हो, ठीक है. लेकिन वही मैं बात करूं किसकी, ऑनलाइन लर्निंग की या ऑनलाइन क्लासरूम की, तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है. आपको प्रॉपर रेडी नहीं होना है, आपको ट्रैवल करके स्कूल नहीं जाना है, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है. आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, घर बैठे भी अपना स्कूल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, है ना. तो ये एक बेनिफिट हम बोल सकते हैं. और वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट पर होते हैं, उनका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन लर्निंग जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है. तो इन द पास्ट लर्निंग वॉज लिमिटेड टू अ फिजिकल क्लासरूम. स्टूडेंट एंड टीचर कुड ओनली एक्सेस academic information while at school. Today all that has changed and a student can access information at any given time of the day. अब सारी चीज़ें बदल चुकी है. यदि हम पहले की बात करें और अब की बात करें तो अब टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा चेंज ला दिया है दुनिया में कि सारी चीज़ें बदल गई हैं. आजकल लोग घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते हैं, ना ही बाहर शॉपिंग पे जाना पसंद करते हैं, ना ही बाहर कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सारी चीज़ें घर में मिल जा रही है, ठीक है. तो क्यों बाहर जाकर अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अ टीचर और अ ट्रेनर via the internet by using the web based training or various educational videos can also be accessed through YouTube and other platforms. ओके. तो YouTube और अदर ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो. मतलब स्कूल में यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, आपको स्कूल में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा चैप्टर है जो क्लियर नहीं हुआ है, क्लास में आप हेजिटेट कर रहे हो पूछने में, है ना, डिस्कस करने में टीचर के साथ, तो आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से उन टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो. वही सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिलती है, आपको बाहर जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है. सो द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज नॉट एट ऑल अ मैटर ऑफ कंसर्न नाउ. तो यहाँ पे जो काम की बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये लाइन लिखी हुई है कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो अब मैटर नहीं करती है, ना सिर्फ स्टूडेंट की लर्निंग के लिए बल्कि किसी भी काम के लिए. अब जो लोकेशन है वो मैटर नहीं करती है. दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से आपको बात करनी है, सपोज आप इंडिया में हो और आपका रिलेटिव कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, तो अब ये लोकेशन, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता है. आप इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, है ना. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज फैसिलिटेटेड ऑनलाइन एजुकेशन. So a student in India can study the same course as well as the student in USA और यूरोप. ओके. तो अच्छे से बात समझ में आ गई कि वो स्टूडेंट जो यूएसए और यूरोप में सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, या कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट इंडिया में है, तो वो एक सेम स्टडी कर सकते हैं, एक सेम यूट्यूब का वीडियो या सेम लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आके वो पढ़ाई कर सकते हैं, बिना उनके कोई डिस्टेंट मैटर नहीं करता है. So moreover, when it comes to getting employment, all these students will have the chance to compete for the same job. तो यहाँ पे किसी भी पर्सन के लिए ये चांस होता है कि वो एक सेम जॉब को ऑनलाइन रहकर परफॉर्म कर सकता है. क्लियर. तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया कि इंटरनेट की दुनिया में बेसिकली आजकल लर्निंग करना भी कितना ईजी हो चुका है.
ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखना ईजी हो चुका है। नॉट फॉर, हम बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं कर रहे हैं, बाकी और अदर चीज़ की भी। नाउ एप्लीकेशन इन क्लासरूम, अब क्लासरूम में क्या इसके यूजेस हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी वेज इन विच IT इज यूज्ड फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भी IT के अलग अलग यूजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हो, है ना, वो आपको हेल्प करती है। नाउ ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन विद स्टूडेंट्स एजुकेटर्स प्रेजेंट इन अनदर फिजिकल लोकेशन विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अलग अलग सेक्टर्स में जो स्कूल से उनके स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सपोज कोई टॉपिक चल रहा है, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें एक टॉपिक पे अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स कनेक्टेड है और वो एक इंटरनेट की मदद से एक सेम टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हेल्पफुल है IT आपको एक प्रॉपर क्लासरूम बनाने में। नाउ स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में भी स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंट होगा, आपकी टीचर आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाती होंगी, तो वो भी IT का ही एक पार्ट है। ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग में जो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, मतलब आप जो भी चीजें देख रहे हो उसका एक विजुअल इफेक्ट चल रहा होता है, कोई वीडियो चल रहा होता है, या कोई ऑडियो के थ्रू आपको चीजें समझाई जा रही होती हैं। एजुकेशन बाय मीन्स ऑफ एजुकेशनल गेम्स, कुछ ऐसे एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं जो आपको कुछ चीज़ों को सिखाने में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज वो आपने वर्ड गेम देखा होगा, आजकल जो बच्चे हैं वो वर्ड गेम खेलते हैं, वर्ड पजल होती है इस तरीके से जिसमें कुछ वर्ड्स बने रहते हैं, यहाँ पे आपको जैसे OU फिल करोगे तो आउट बन जाएगा। इस तरीके से कुछ एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं जिनसे बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो क्लासरूम में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। ओके, नाउ यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। अब ये ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या होता है ये और समझ लेते हैं। देखो, इनका अपना ही एक रोल है। IT हैज चेंज्ड द वे वी लर्न एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड ईजिली। ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से ना हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्टर वे में समझते हैं और सीखते हैं, है ना। सपोज कि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें, कुछ एक टॉपिक पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे किसी फ्लावर के बारे में लिखा हुआ है और वो फ्लावर के बारे में मैंने बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई है। अब वो जिस भी फ्लावर के बारे में मैं बता रही हूँ, सपोज रोज़ के बारे में बता रही हूँ कि रोज़ फ्लावर ऐसा होता है, वैसा होता है, एंड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब आपने ये पढ़ लिया, अब जब आप इसके बारे में पढ़ोगे फिर आपको समझ में आएगा। और वही मैंने जो लिखा हुआ है इसका एक वीडियो यहाँ पे मैं चला रही हूँ। क्या चला रही हूँ? वीडियो, जिसमें प्रॉपर फ्लावर की इमेज लगी हुई है और प्रॉपर फ्लावर के बारे में वीडियो में बताया जा रहा है। तो आपको एज कंपेयर टू दिस लिखा हुआ ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि वीडियो समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है मैम कि जो चीज़ें लिखी हुई होती है, थ्योरेटिकल होती हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है एज कंपेयर टू जब हम उसे वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में समझाते हैं, है ना। तो यदि यहाँ पे उसका वीडियो चलेगा जिसमें उस फ्लावर के बारे में सारी चीज़ें वीडियो के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में आपको समझाई जाएगी, तो वो आपको ईजिली समझ में आएगी। तो यही काम होता है ऑडियो विजुअल एड्स का, जो स्टूडेंट्स को फास्टर और ईजी वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करते हैं। सो व्हेन एन एजुकेटर एक्सप्लेन्स अ सब्जेक्ट थ्रू पिक्चर्स, एनिमेशंस, ऑडियो विजुअल्स, इट मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। तो होपफुली इतना समझ में आया कि कैसे ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हेल्प करता है स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग में। ओके, now visual presentations using projectors help the students remember the concept better. Our brain tends to remember visual illustrations more easily than text. वही लाइन लिखी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो टेक्स्ट से ज़्यादा इजीली रेंडर करता है किसे, वीडियोस को, जो पिक्चर्स होते हैं, विजुअल्स को। ओके, नाउ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन में यदि हम इसको डिस्कस करें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कि इंटरनेट पर, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, विच इज यूज टू प्लान, इंप्लीमेंट, असेस अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर लर्निंग प्रोसेसेस के लिए ही बनाया गया होता है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो लर्निंग के लिए बनाए गए होंगे, ठीक है, जिसकी
जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की मदद से आप चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना, कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन्स है जिन्हें ट्रेन करना है पर्टिकुलर उनके सॉफ्टवेयर पे, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे उन्हें कैसे काम करना है। तो ट्रेनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो उन्हें ट्रेन करेगा, उन्हें बताएगा कि आपको किस एक्शन को परफॉर्म करना है, किस पर क्लिक करना है, तो क्या एक्शन होने वाला है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग सॉफ्टवेयर कहेंगे। सो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स यू क्रिएट ई-लर्निंग कंटेंट लेसन्स ऑर्गेनाइज इनटू कोर्सेज, डिलीवर द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स थ्रू एन इंटरफेस एंड एनरोल्स देम टू द सेट कोर्सेज। इट फाइनली मॉनिटर्स एंड असेसेस देयर परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, ग्रेड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का हम कोई सॉफ्टवेयर ले लें, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने क्या बात किया कि एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूं। अब ये जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या होगा, एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा। अब ये लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे होगा मैम, इस सॉफ्टवेयर में ना स्टूडेंट्स की क्या कैलकुलेट की जाएगी, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी चीज, स्टूडेंट की अटेंडेंस के साथ में आज क्या क्लास वर्क हुआ उसकी रिकॉर्डिंग आपको करनी है। आपने स्टूडेंट को इस डेट पर क्या होमवर्क दिया उसका रिकॉर्डिंग आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली आप रेगुलर वे में डेली अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लास वर्क को, होमवर्क को रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर एवरी सैटरडे क्या होता है, एवरी सैटरडे आपकी क्लास में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, आपके लैब के सेशंस लगते हैं, उसमें क्या प्रैक्टिकल्स हो रही हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प कर रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है, जो आपको चीजें सिखा रहा है, जिसके थ्रू आप अपने काम को इजी कर पा रहे हो, है ना, जिसमें डेली की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है। अब किसी पेरेंट को यदि एक्सेस करना है कि मेरा बच्चा आज स्कूल गया है कि नहीं गया है, तो पेरेंट्स भी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हैं। मतलब इसके दो इंटरफेस होंगे, एक टीचर के लिए इंटरफेस होगा, दूसरा पेरेंट्स के लिए इंटरफेस होगा इस सॉफ्टवेयर का। तो टीचर के लिए जो इंटरफेस होगा उसमें टीचर अटेंडेंस, क्लास वर्क, होमवर्क रिकॉर्ड करेंगे, और जो पेरेंट्स के लिए इंटरफेस होगा उसमें पेरेंट्स अपनी तरफ से जो भी इनकी क्वेरीज हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। और ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बनते भाई, ये हर किसी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आप कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो या किसी भी तरीके की कोई लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो। आई बात समझ में। तो कॉलेज की वेबसाइट्स होती है, स्कूल की वेबसाइट्स होती है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड द लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट और ट्रैकिंग और एजुकेशन, जो अलग अलग कोर्सेज आपके स्कूल में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कॉलेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन कोर्सेज के इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। अब ये जो होते हैं बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, दे आर कंसिस्टिंग टू सेपरेट पार्ट्स। इसमें दो सेपरेट पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सर्वर कंपोनेंट और दूसरा होता है यूजर इंटरफेस। अब कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप क्रिएट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर आपको यदि पब्लिकली अवेलेबल करवाना है तो उसको वेब सर्वर से कनेक्ट करना होगा। मतलब आप चाहते हो कि आपका जो स्कूल का सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, उसे पेरेंट्स भी एक्सेस कर ले, उसे टीचर्स भी एक्सेस कर ले, उसे प्रिंसिपल भी एक्सेस करे, है ना, या हर कोई यूजर जो नया एडमिशन लेना चाहता हो स्कूल में, जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी एक्सेस करे, तो उसे पहले आपको क्या करना होगा, पब्लिकली अवेलेबल करवाना होगा, जिसके लिए आपको उसे सर्वर पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ ऐसे स्टूडेंट्स वेबसाइट्स की। तो जो वेबसाइट आपके स्कूल की होती है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो बेसिकली उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, वो कहाँ से आप एक्सेस करते हो, वो आप एक्सेस करते हो मैम सर्वर से, ठीक है। और सर्वर से एक्सेस करने के बाद में यूजर के लिए वो एक ऐसा इंटरफेस होता है जिससे यूजर्स किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है ना, या इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकता है। सो द सर्वर कंपोनेंट दैट परफॉर्म्स द कोर फंक्शनैलिटी, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, डिलीवरिंग कोर्सेज, ऑथेंटिकेटिंग यूजर, सर्विंग डेटा एंड नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा। तो सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। कोई भी पेरेंट्स कोई भी क्वेरी लिखता है, कुछ भी चीज को, यदि आप किसी नए टैब को क्रिएट करते हो या आप किसी भी चीज को क्रिएट करते हो, तो वो सारी चीजें भी कहाँ स्टोर होती है, सर्वर सिस्टम पे स्टोर होती है। नाउ अ यूजर इंटरफेस दैट रन्स इनसाइड योर ब्राउजर। यूजर इंटरफेस मतलब इस वेबसाइट को जब आप अपने ब्राउजर पे रन करते हो
ठीक है, चाहे फिर वो कोई जीमेल या फेसबुक या किसी भी ब्राउजर पे आप एक्सेस कर रहे हो, कोई वेबसाइट हो सकती है ना, गूगल क्रोम पे यूज कर रहे हो या ओपेरा पे या फिर आप एज पे यूज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स, जो कि पेरेंट्स, टीचर, इंस्ट्रक्टर्स, स्टूडेंट्स किसी के भी थ्रू एक्सेस की जा सकती है, जो अलग अलग टाइप के यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। तो हर एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सर्वर कंपोनेंट, जहां पे वो स्टोर होता है, जहां पे बैकएंड में सारी प्रोसेसेस चल रही होती है, और दूसरा होता है यूजर इंटरफेस, जिसपे यूजर्स वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगला डिस्कस करते हैं हम, एजुकेशन में तो कंप्लीट कर लिया, एजुकेशन में कैसे यूज हो रहा है, क्लासरूम में कैसे यूज कर रहे हो, लर्निंग में कैसे हेल्प कर रहा है ना, एजुकेशन सेक्टर में कैसे स्टूडेंट और टीचर मिलकर आईटी का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अपने काम को इजी कर रहे हैं, वो हमें समझ में आ गया। अब वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस मतलब कोई इंप्लॉय है, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहा है वो जान लेते हैं। तो आईटी इन वर्क प्लेस पर आईटी का कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आईटी फैसिलिटेट्स इनोवेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एट वर्क प्लेस। किसी भी पर्सन के वर्क प्लेस पर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ही आईटी का यूज किया जाता है, चाहे फिर उसे कोई इनोवेटिव आइडिया क्यों ना क्रिएट करना हो, इनोवेटिव आइडिया को क्रिएटिविटी में क्यों ना कन्वर्ट करना हो, ठीक है, कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन या टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई शेड्यूल या कुछ प्रिपेयर करना हो, ठीक है, अपने वर्क में एफिशिएंसी यदि उसे बतानी है तो उसे टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी की मदद से आपको कोई टाइम टेबल बनाना है, कोई शेड्यूल बनाना है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी वर्क प्लेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, enhanced satisfaction, faster and simpler execution of work, rapid responses and easier operational procedures। क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे एडवांटेजेस है वर्क प्लेस में। क्या क्या एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे हमने डिस्कस करा मैम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मतलब कॉस्ट बचती है आपकी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ता है, और फास्टर मोड में आप काम कर सकते हो। जो आपके काम को आप एग्जीक्यूट करते हो 2 घंटे 4 घंटे में, उसे आप कम समय में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज किसी इंप्लॉय को कोई लेटर लिखना है, ठीक है, अब उसे ईमेल लिखना नहीं आता है, तो वो ऑन पेपर आराम से लिखेगा, गलती होगी तो दूसरा पेपर लेगा, मिटा भी नहीं सकता है ना, अब उसका रिकॉर्ड भी फाउंड नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि उसे ईमेल टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो वो ईमेल क्रिएट कर सकता है, मेल पे अपना मैसेज रख सकता है, उसका रिकॉर्ड फाउंड कर सकता है और सिंपलर वे में, है ना, फास्टेस्ट मोड में काम कर सकता है। ओके तो बहुत सारे यूजेस है। अब क्या यूजेस है देखो, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि ऑफिसर्स में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं, क्लर्क्स होते हैं, है ना, जो वर्कर्स होते हैं, वो कैसे आईटी का यूज कर रहे हैं। इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस विद द कस्टमर्स। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कस्टमर्स के साथ में यदि अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो वो आईटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो वेबसाइट के थ्रू आप कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हो, या किसी टेलीफोन मोबाइल सर्विसेज के थ्रू, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। इट मेक्स एवरी एम्प्लॉयज जॉब इजियर, मोर एफिशिएंट। हर एम्प्लॉय की जॉब इजियर और एफिशिएंट कब बनती है, जब उसे टेक्नोलॉजी की मदद से काम करना आता है। यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को सेव करके रखे हुए हो, आप एफिशिएंट और इजियर वे में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट वे में आगे बढ़ रहा है कि वो आपको पीछे छोड़ सकता है यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़े तो। इट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ मेनी वर्क प्रोसेसेस व्हिच इंप्रूव्स ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने में भी टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। किसी भी काम को यदि आप कर रहे होते हो, जैसे मैंने कहा अभी आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेटर पे करोगे तो वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। उसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको चार्ट ग्राफ भी प्रिपेयर करके दे देंगे हर ईयर के प्रॉफिट का कैलकुलेशन के साथ में, तो वो वर्क आपका और क्विकर होगा, और ज्यादा फास्टर होगा और इनोवेटिव हो सकता है। तो स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और ओवरऑल वर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम आईटी का यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटन एंड एडिटेड मोर क्विकली यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑब्वियस वर्ड प्रोसेसिंग जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर से आगे पढ़ोगे आप,
थर्ड यूनिट में, सेकंड यूनिट में आप डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ। तो वो आपकी रिटन जो राइटिंग कैपेसिटी, जो राइटिंग स्किल्स है उनको डेवलप करता है। रिकॉर्डिंग में, कैलकुलेशंस में, कंपैरिजन में, एनालिसिस में, डेटा के एनालिसिस में, बेसिकली स्प्रेडशीट प्रोग्राम के थ्रू आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल का नाम सुना होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, जिसमें आप अलग अलग टाइप का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, एनालाइज करवा सकते हो, कैलकुलेट करवा सकते हो। तो एक्सेल आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हेल्प करता है एम्प्लॉयज को, बेसिकली आईटी, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना। नाउ वही बात करूँ डेटाबेसेस की, तो डेटाबेसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा रिलेटेड टू पर्सनल इन्वेंट्री, कस्टमर सेल अकाउंट्स, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा। यदि डेटाबेसेस का नाम सुना होगा आपने, तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में डेटाबेसेस का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। दुनिया भर का जो डेटा होता है ना, वो आप डेटाबेसेस में स्टोर करवा सकते हो। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन करते हो, स्प्रेडशीट में भी आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, एनालाइज करवा सकते हो, कंपेयर करवा सकते हो। वैसे ही डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट जो होता है ना, उसका लार्ज फॉर्मेट होता है, जहाँ पे मैं बल्क में आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, है ना, क्वेरीज का यूज कर सकते हो, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। सो द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग, हायरिंग, इसमें भी आईटी आपकी हेल्प कर रहा है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ चुके हैं जिसके थ्रू हायरिंग, रिक्रूटिंग बहुत इजी हो चुका है, जिसमें आप हाईली इंप्रूव्ड पर्सन्स को रिक्रूट कर सकते हो विद द यूज ऑफ आईटी, राइट। तो होपफुली ये अच्छे से समझ में आ गया कि वर्क प्लेस पे आईटी कैसे हेल्प कर रहा है। आप डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी, जो स्कूल में लाइब्रेरीज होती हैं, जो डिजिटल भी आजकल लाइब्रेरीज अवेलेबल है ना, तो आईटी का यूज लाइब्रेरी में कैसे किया जा रहा है। आप यदि अपने स्कूल में होंगे तो आपने स्कूल में भी अपनी लाइब्रेरी देखी होगी, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। आपके स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है, लाइब्रेरी में स्पेसिफिकली, जहाँ पे कौन सा स्टूडेंट किस बुक को ले जा रहा है, ठीक है, आपको कौन सी बुक इशू की जा रही है, किस डेट पे इशू की जा रही है, कब आप रिटर्न करोगे, नहीं रिटर्न करोगे तो कितना फाइन लगने वाला है। कोई बुक को डैमेज करके लेकर आते हो, या कवर या कुछ भी चीज़ होता है, या बुक में आपने कुछ चित्रापुत्री कर दी है, इस तरीके से कुछ कर दिया है, तो आप पे क्या फाइन लगना है। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। क्यों रिकॉर्ड करके रख रहे हैं? पहले ये सारी चीजें मैनुअली होती थी, मैनुअली मतलब रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता था, लेकिन आजकल जब से टेक्नोलॉजिकल एरा आया है तो हम हर काम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी पे करते हैं। तो आईटी का यूज लाइब्रेरी में भी होता है, बुक्स को मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट को मेंटेन करने के लिए। भाई लाइब्रेरी में ओवरऑल कितनी रैक्स रखी हुई है, किस रैक में कितनी बुक्स रखी हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, कितनी बुक्स है, बुक्स को भी तो मेंटेन करना होता है। हर एक ईयर में नई बुक्स आती हैं, तो कितनी नई बुक्स आई हैं, है ना, कितनी बुक्स आपकी ओल्ड हो चुकी हैं जो आपने सेल करनी है। तो आईटी इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू रिकॉर्ड लाइब्रेरी एक्टिविटीज, ऑपरेशंस एंड वेरियस अदर लाइब्रेरी सर्विसेज। The functioning of a library is majorly benefited by the use of IT for collection, processing, storage, retrieval, dissemination of recorded information. आई बात समझ में अच्छे से? The use of new technologies like word processing, text editing, character recognition, voice recognition, electronic publishing, CD-ROM तो आजकल गया है ना, आजकल तो हम पेन ड्राइव्स, USB ड्राइव्स का यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ईमेल हैव रैपिडली ट्रांसफॉर्म द लाइब्रेरीज फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड्स। ये जितनी टेक्नोलॉजीज के नाम बताए ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो कि हर एक फील्ड में आप देखोगे कि यूज हो रहा है। हर एक फील्ड में आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, हर एक फील्ड में आपको टेक्स्ट एडिटिंग की, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की, वॉइस रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम आईटी का ही तो यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो लाइब्रेरी में जब आपको बेसिकली इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बुक्स को मैनेज करना है ना, स्टूडेंट्स की डिटेल को मैनेज करना है, तो हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, है ना। नाउ आईटी इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। अब बिजनेस और मार्केटिंग पे लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था कि बिजनेस में आईटी की मदद से आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से आईटी आपको डिफरेंट बिजनेस की जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज है उसमें हेल्प कर रहा है ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे यूज कर रहे हो आईटी का बिजनेस मार्केटिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस जो है वो रिलेटेड है किससे, ई कॉमर्स से। जब इंटरनेट नहीं आया था तो उसके पहले जो बिजनेस हुआ करता था
वो नॉर्मल कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। मतलब मैं बात करूं कि यहाँ पे आप क्या करते हो, गुड्स को और सर्विसेज को क्या करते हो, इन आउट करते हो। मतलब आप गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हो और परचेज करते हो, ठीक है। तो जब ये चीज होती है, जब लेन देन वाला काम होता है ना, ऐसे गुड्स को सेल करना और परचेज करना, तो सर्विसेज को भी आप सेल और परचेज कर सकते हो। तो इसे हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो आपका कॉमर्स कहलाता है। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करते हो, मतलब जब आप यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या आएगा इसका फुल फॉर्म? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसमें ना अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सपोज आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज किया और कुछ चीजें परचेज की, तो आपने मनी का ट्रांजेक्शन किया है और बदले में आपने कुछ गुड्स को एक्सेस किया है। या सपोज आप कोई टिकट्स को बुक करते हो, रिजर्व करते हो, तो यहाँ अगेन आप सर्विसेज एक्सेस कर रहे हो बाय द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, राइट। तो इट इंक्लूड्स मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, ब्राउजिंग, शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स. Business communications through email, video conferencing and mobiles enable people to work from anywhere. आज आप कोई बिजनेस स्टडी कर रहे हो तो किसी भी जगह पर आप लोकेटेड होंगे, वहां से आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहां पे आपने बिजनेस के लिए अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अपना ऑफिस खड़ा किया है वहीं जाकर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इंटरनेट की दुनिया में आप जी रहे हो, बिजनेस वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो, तो ऑनलाइन दुनिया में आप अपना बिजनेस कहीं भी रहकर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग जो जैसी चीजें हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो आपको बिजनेस और मार्केटिंग अलाउ करती हैं, राइट। सो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। नाउ डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली। बिजनेस में आप कैसा भी डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, क्रिएट करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया एप्स का यूज कर सकते हो, कैसा भी डिसीजन क्विकली ले सकते हो, है ना। सो सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स दैट आर यूज्ड टू रीच आउट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर ब्लॉगिंग, कंप्यूटराइज्ड प्रेजेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम CRM सिस्टम्स कहते हैं। तो ब्लॉगिंग के बारे में तो आप डिटेल में जानते ही होंगे। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉगिंग का मतलब जब आप नॉर्मल अपना कोई आर्टिकल या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट जो आप चाहते हो कि पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, सारे पर्सन्स देखें, सुने, समझे उसको, उस पर कॉमेंट करें, तो आप अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हो। सिंपल कहें तो आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगिंग में। डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। पर्सनल ब्लॉग होता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग भी आप क्रिएट कर सकते हो यदि आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। वहीं आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस में। आपको यदि कोई सेमिनार देना है, आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए आपको कोई PPT वगैरह डिजाइन करनी है, डिटेल बताना है, तो आप PPTs को डिजाइन कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि IT कैसे हेल्प कर रहा है बिजनेस और मार्केटिंग में भी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि ई कॉमर्स सबसे ज्यादा वेल नोन और पॉपुलर फील्ड है बिजनेस से रिलेटेड, ओके, जहां पे सबसे ज्यादा IT का यूज किया जा रहा है। तो ई कॉमर्स रिफर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरनेट। वही जो लाइन मैंने आपको बताई, बाइंग और सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट इज नोन एज, इज रिफर्ड टू एज ई कॉमर्स, ठीक है। It is also called as online shopping, allows users to search and compare various products and services which they can buy at competitive price. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे मैं अमेजोन की बात कर लूँ या फिर मैं बात कर लूँ फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की, मीशो की, मिंत्रा की, किसी भी वेबसाइट की बात करूँ, तो आप कंपेयर करके, प्राइस कंपेयर करके परचेज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। तो द प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड राइट एट द डोर स्टेप, दस सेविंग द टाइम एंड मनी। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आपके डोर स्टेप पर आपको चीजें डिलीवर की जाती हैं, ठीक है। आप कैश ऑन डिलीवरी बुला सकते हो, आपको यदि पसंद आया तो आप रखो, नहीं पसंद आता है आपको अपना गुड्स तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। सो ई कॉमर्स ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम अप्लायंसेज, अपैरल, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको एवरीथिंग, सारी चीज अवेलेबल हो जाती है, एक पेन से लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, या कोई भी चीज आपको परचेज करनी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। तो ई कॉमर्स फील्ड में जिससे इंक्लूड किया गया है आईटी की मदद से, वो क्या है भाई? तो वो है आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स, ओके, जिसमें आप गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हो। नाउ आईटी इन बैंकिंग। अब बैंकिंग कैसे पीछे रह सकता है ना, जहां पे एजुकेशन में हम आईटी का यूज देख रहे हैं, ई कॉमर्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में यूज देख रहे हैं, तो भाई बैंकिंग में भी तो उसका यूज किया जा रहा है। घर बैठे आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा है
देख सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप मनी विड्रॉ कर सकते हो किसी के अकाउंट में, या आप मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप नेट बैंकिंग की मदद से कुछ उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो नेट बैंकिंग की मदद से आप इजीली कर सकते हो। सो ई बैंकिंग रिफर्स टू अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच अ कस्टमर कंडक्ट्स ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंटरनेट। जो भी ट्रांजैक्शंस आप पहले बैंक जाकर करते थे वो आप इंटरनेट की मदद से घर बैठे कर सकते हो। इट हैज enabled people to conveniently and quickly conduct their financial transactions online। जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो आप ऑनलाइन रहकर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपको कोई मनी विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, कोई लोन से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है ना, या फिर आपको एनईएफटी या आरटीजीएस किसी और के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, तो कैसा भी काम हो आपका, आप घर बैठे ऑनलाइन रहकर जो भी बैंकिंग वेबसाइट्स है उनकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हुआ करती थी, आपको बैंक जाकर जो काम करना पड़ते थे, वो आजकल आप अपने मोबाइल फोन्स की मदद से या लैपटॉप, पीसी, इंटरनेट की मदद से कर सकते हो। तो ऑनलाइन बैंकिंग को आजकल हम मोबाइल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं और ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पूछा जाए तो वो एक ही चीज होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इट हैज फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिजल्टिंग इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो इससे क्या हो रहा है भाई, हमारा टाइम बच रहा है मैम, एफर्ट बच रहा है और कहीं ना कहीं मनी भी बच रहा है। ठीक है, सो ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन अकाउंट्स यूजिंग आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, नाम तो सुने होंगे आपने। ठीक है, इन सारे फॉर्म्स के थ्रू, इन सारी जो फैसिलिटीज हैं इनके थ्रू आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट डिटेल एक्सेस कर सकते हो, ओपनिंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, एफडीज वगैरह को ओपन करवा सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो। यदि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई सर्विस परचेज किया हुआ है ना, सपोज आप कोई बुक परचेज करते हो, तो बुक भी परचेज करते हो तो एक पेमेंट गेटवे आता है, एक पेमेंट मोड आता है जहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो वो ऑनलाइन पेमेंट आप चाहो तो ई बैंकिंग के थ्रू करो या फिर यूपीआई के थ्रू करो, जैसे भी करोगे उसमें नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एक क्लिक से, एक सिंगल क्लिक से आप पेमेंट कर देते हो, आपको ऑफलाइन मोड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता है। सो विड्रॉइंग मनी एट एनी टाइम थ्रू एटीएम्स इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ आईटी। जो एटीएम मशीन्स का यूज आप देखते हो ना, वो भी टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आप, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी टुडे। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो बैंकिंग है वो आजकल क्या है, सोसाइटी का एक बैकबोन बन चुका है। ठीक है, बैकबोन के मतलब यदि हम बात करें, सोचो आपको कुछ शॉपिंग करना है ऑनलाइन और यदि बैंकिंग नहीं होगा तो आप कैसे शॉपिंग कर पाओगे। आपने प्रोडक्ट परचेज करना है, आपको कुछ भी चीज़ अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे, लेकिन जब तक आपने अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं किया होगा उसके साथ में, शॉपिंग वेबसाइट के साथ में आपने अपनी बैंक डिटेल एंटर नहीं की होगी, तो कैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो इसीलिए लाइन लिखी हुई है कि आजकल सोसाइटी में यदि बैंकिंग की बात की जाए तो वो एक बैकबोन की तरह है। मिलियंस मेक यूज ऑफ दिस सर्विसेज। भाई मिलियन बिलियंस में इंडिया की पॉपुलेशन है और मिलियन बिलियंस में लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इस सर्विस का यूज कर रहे हैं, आईटी इन बैंकिंग का, राइट। और ये जो एक मेन रोल प्ले करता है, चाहे फिर कोई एम्प्लॉय हो या कोई भी पर्सन हो, मनी के ट्रांसफर में, है ना। मनी का यदि आपको ट्रांसफर करना है तो हम इसका यूज करते हैं। सो बैंकिंग सिस्टम डू देयर बेस्ट टू इंश्योर दैट आर फायरवॉल्स एंड लिमिट्स इन प्लेस टू रिजेक्ट एनी क्यूरियस हैकर। तो बैंकिंग सिस्टम में भी देखो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस निकाले कि आपको पासवर्ड सिक्योर रखना है, अपना पासवर्ड किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, ताकि कोई हैकर या कोई थर्ड पर्सन आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। और सही तरीके से ही आपको सही वेबसाइट का यूज करना है, कोई फेक वेबसाइट या कोई ऐसे फेक सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है। So the following are the examples where IT is used in banking sector. IT में यूज किया जा रहा है, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में हम IT का यूज कर रहे हैं। कैसे? ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से, ATMs की मदद से, बैंकिंग एप्स की मदद से, टैली बैंकिंग की मदद से और डेबिट क्रेडिट कार्ड की मदद से। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब IT में हेल्प कर रही हैं आपकी, ठीक है। ये सभी चीजें जितनी भी मैंने बताई, ऑनलाइन बैंकिंग, ATMs, बैंकिंग एप्स, टेली बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन रिजर्वेशन में। जो भी गुड सर्विसेज आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए जो आपको ट्रांजेक्शन करना है, मनी का जो ट्रांसफर करना है, उन सभी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये याद रखना है आपको, ये आपसे 2 मार्क्स में ना पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ IT इन इंश्योरेंस,
ठीक है, इंश्योरेंस में भी आईटी का यूज किया जा रहा है। पहले आपको इंश्योरेंस करवाना होता था तो बकायदा आपको ऑफिस पे जाना होता है, फर्दर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, जो भी जिसका भी इंश्योरेंस करवाना है, आपको अपने होम का इंश्योरेंस करवाना है, आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना है, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रॉपर पॉलिसी लेनी है, आपको जाना है ऑफिस में, वहाँ ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है इंश्योरेंस का भी, है ना। और फिर उसको रिन्यूअल करवाना है तो अगेन आपको हर साल हर ईयर जाना है और करवाना है काम। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से अब आपको कहीं नहीं जाना है। इंश्योरेंस की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन भी हो जाता है और इंश्योरेंस हो जाता है। और कुछ ही दिन का समय या कुछ ही मैं बोलूँ कि टाइम लगते हैं, आपके 2 से 4 घंटे लगते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। लेकिन हाँ, कभी कभी आपके वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है तो उसमें आपको 1 से 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, 24/7 आवर्स ये वेबसाइट्स ओपन रहती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेसेस द इंश्योरेंस कंपनीज कैन कीप ऑल द रिकॉर्ड्स अप टू डेट, starting date of policies, processes of continuation, date of next installment, date of policy maturity, interest dues and bonus, survival benefits etc. are sorted using computers। कंप्यूटर की मदद से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आना है, कब आपको देना है, ठीक है, आपकी पॉलिसी कब रिन्यूअल होना है, किस डेट पे आपको रिन्यूअल करवानी है, पॉलिसी कब मैच्योर होने वाली है तो आप उसको कब रिन्यूअल करवा सकते हो, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, कितना बोनस आपको मिलना है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड बाय कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी ऑन द वेबसाइट्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जैसा इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हो सारी डिटेल मिल जाती है। तो nowadays insurance policies can be purchased online through the respective company's website. The policy premiums can also be paid online as regular interval from the comfort of your home. घर में बैठकर आप पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हो, इंस्टॉलमेंट भर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस वेबसाइट पे जाना होता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, है ना। तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। नाउ आईटी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। अब देखो, जहां आईटी बैंकिंग में यूज हो रहा है, इंश्योरेंस में यूज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में यूज हो रहा है, डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, तो हमारा सोशल मीडिया कैसे अछूता रह सकता है। सोशल मीडिया के बेसिस पर तो हर एक पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आप अपने रिलेटिव से कनेक्टेड हो, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, आगरा कहीं भी रहते हो, कोई अदर कंट्री में क्यों ना रहते हो, तो रिलेटिव से कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई दूसरा और प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है ना मैम। तो आईटी कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया में भी एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सो टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द मोबाइल फोन्स और ईमेल और सोशल मीडिया नेटवर्क्स। वेरी गुड, बहुत सही लाइन लिखी हुई है कि हम हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। क्या आप बिना मोबाइल फोन के, बिना सोशल मीडिया के, बिना ईमेल या ऐसे कुछ, जब आपको पता है कि आपको रेगुलरली ईमेल करना होता है, आपको रेगुलरली किसी से बातचीत करनी है, तो क्या आप बिना इस टेक्नोलॉजी के, आईटी, मोबाइल फोन्स के रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते ना। हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फोन दिखने का एक छोटा सा डिवाइस होता है लेकिन बहुत काम का डिवाइस होता है मैम, है ना। कितने सारे काम आजकल आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। सो टुडे वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट, है ना। तो सोशल मीडिया में भी आईटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। अब कैसे वो डिस्कस करते हैं। So these services help us to keep in touch with our family and friends, connect with like-minded people, access information regarding current issues and use the internet-based services on the go. मतलब जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है जिनका आप यूज़ करते हो, उनके थ्रू बेसिकली आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके रिलेटिव्स हो या फिर कोई स्ट्रेंजर पर्सन हो जिसे आप फ्रेंड बनाना चाहते हो। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आईटी इनेबल्ड हैं, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से आप जियोग्राफिकली कहीं भी कोई भी पर्सन लोकेटेड है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, पोस्ट शेयर कर सकते हो, इमेजेस शेयर कर सकते हो। इवन आजकल तो जो करंट इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको सोशल मीडिया पे सबसे पहले मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में इंटरनेट बेस्ड आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, आईटी इन एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। अब यदि मैं बात करूँ
आईटी को, तो एंटरटेनमेंट और आर्ट्स में भी इसका खतरनाक यूज हो रहा है। मतलब चाहे आपको कोई मूवी देखना हो, कोई वेब सीरीज देखना हो, या फिर आपको कोई म्यूजिक सुनना हो, डाउनलोड करना हो कोई सॉन्ग, या आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड आपको कोई पेंटिंग या ड्राइंग या कुछ भी ऐसा पिक्चर वगैरह क्रिएट करना हो, तो इसके लिए भी आईटी ने बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स आपके लिए इनेबल किए हुए हैं, जिनका यूज आप कर सकते हो, जिनसे सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, है ना, हॉटस्पॉट वगैरह, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फैसिलिटी देते हैं। और वहीं ऑनलाइन गेम्स की यदि मैं बात करूं तो भाई वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल की जो जनरेशन है उनको आउटडोर गेम्स से ज़्यादा इंडोर गेम्स, मोबाइल में जो गेम्स होते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि मोबाइल तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है। बिना मोबाइल फोन्स के तो हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ईच एंड एवरी वर्क में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे घर का कोई सा भी हाउस होल्ड वर्क हो, या कोई भी काम हो, या इवन कुछ कुक करना हो, न्यू थिंग आप चाहते हो, कोई न्यू डिश बनाना चाहते हो तो उसकी रेसिपी वगैरह भी आप वही देख लेते हो, है ना, कोई न्यूज़ गैदर करना है तो एवरीथिंग ना। सो बेसिकली वही मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट और आर्ट्स में भी आईटी पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सो आईटी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री by providing a variety of leisure activities such as online games, music, videos, etc. The internet is used as medium for the distribution of music, videos and other content on mobile phones as well as the smart TVs. मतलब हम बात करें तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट में जितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इंटरनेट की मदद से ही तो आप ये सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो पहले जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में एक्सेस कर सकते थे जिन चीज़ों को, आजकल आप अपने घर पे जो डिजिटल स्मार्ट टीवीज आपने लगा रखी उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो डिजिटल ट्रांसमिशन आर यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो। तो आप देखते हो कि आपने जो अपने घरों में आजकल डिजिटल टीवी वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। एंड्रॉयड टीवी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, स्मार्ट टीवी, डिजिटल टीवीज अवेलेबल है जिनमें आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पे फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ लाइव टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो, मोबाइल फोन ऐप्स, ऑल यूज आईटी, प्रोवाइड कंटेंट फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। देखो वही नाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी आईटी के थ्रू जो प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, उनका आप यूज कर रहे हैं। दैट हैज इनेबल्ड, एनकरेज्ड आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर द क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल टूल्स फॉर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा। आर्ट की यदि बात करें तो आर्ट में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, चाहे फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में इंक्लूड होता है, आप ऑन पेपर की जगह आप डिजिटल टूल का यूज करके भी कर सकते हो। जैसे फोटोशॉप जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, वो आपको एडिटिंग और ड्राइंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो आजकल किड्स को हम पेन ब्रश वगैरह जैसे जो सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी तो एक तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग टूल ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांस टूल्स भी हैं जो आपको डिजिटल टूल प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट के लिए, जिसमें आप डिफरेंट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का भी काम कर सकते हो। और वहीं पे आप म्यूजिक, ड्रामा, डांस, इनके लिए भी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे पीपीटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, आपको इंटरनेट की मदद से डिफरेंट म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट्स इनके स्क्रिप्ट में मिल जाती है, और इनसे रिलेटेड आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है। जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो इंटरनेट पर बेस्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप हर तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो वो भी एआई और आईटी इनेबल टूल ही है ना। नाउ नेक्स्ट इन आईटी इन हेल्थ केयर। अब इतने सारे फील्ड्स में जहां हमने देख लिया यूज आईटी का एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, तो भाई हेल्थ केयर में कैसे पीछे हो सकता है। हेल्थ केयर में भी सबसे ज़्यादा आईटी का यूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो आजकल आप देखोगे हेल्थ केयर में भी डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग वेराइटी ऑफ मशीन्स अवेलेबल है, जिससे क्विकली किसी भी डिसीज़ का पता लगाया जा सकता है ना। डॉक्टर्स को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आईटी भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मशीन्स के थ्रू, जिससे वो अपना काम ईजी कर सकते हैं। सो यूज ऑफ आईटी इन मेडिकल साइंस इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेडिकल साइंस में यदि आईटी का हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइप के आईटी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। डॉक्टर्स को फर्दर को रिसर्च करना है, या फिर उनको कोई ऐसे मशीन टूल्स के बारे में समझना है, ठीक है, कोई टूल्स ऐसा है जो उनको हेल्प कर रहा है डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, तो भाई वो आईटी इनेबल्ड ही है जो उन्हें प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करे। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होगी जो हेल्थ से रिलेटेड होगी उसे HIT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर। रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज pertaining to hospital administration
आर मेंटेन्ड यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आप कंप्यूटर्स में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जिसमें हॉस्पिटल का ओवरऑल रिकॉर्ड मेंटेन हो सके कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स रेगुलरली आते हैं, कितने जाते हैं, उनको क्या मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हो, कौन सा डॉक्टर उन्हें ट्रीट करता है, डॉक्टर्स का जो ओवरऑल डेटा है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। यदि आपके हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ है तो उस स्टाफ का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, कितने मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, उनका डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो भी आपने अगर डिस्पेंसरी वगैरह ओपन की हुई है अपने हॉस्पिटल में तो डिस्पेंसरी में कितनी मेडिसिन हैं, क्या उनकी एक्सपायरी डेट है ना, ओवरऑल चीजें आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स का, डेटाबेसेस, सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है, राइट। तभी तो काम इतना ईजी होता है जिसके थ्रू आप पहले से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। तो ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जो रेगुलरली जो अपॉइंटमेंट्स होती है उनको शेड्यूल कर सकते हैं। सो अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में वैरायटी ऑफ टूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो आईटी बेस्ड होते हैं। हेल्थ आईटी मतलब हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन हेल्थ केयर। अब कौन सी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हेल्थ आईटी में इंक्लूड की जाती हैं, उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई अब ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट यूजिंग अप टू डेट क्लिनिकल गाइडलाइंस, पेशेंट इंगेजमेंट टूल्स। तो कंप्यूटर्स वेबसाइट्स के थ्रू, जो हॉस्पिटल की वेबसाइट्स होती हैं, जो हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हो आप, और उनको आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो। जो उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट है उन्हें डायरेक्टली आप इंटरनेट की मदद से उन्हें शेयर कर सकते हो, है ना। पेशेंट को कैसे इंगेज करके रखा जा सके, उन्हें कैसे टिप्स ट्रिक्स बताई जा सके कि आप हेल्दी रह सकते हो, आपको क्या मतलब क्या डाइट लेना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे अपनी हेल्थ को लेकर प्रोसेस करना चाहिए, सारे टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड किए जा सकते हैं इंटरनेट की मदद से। ओके, तो ऐसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि हेल्थ आईटी में जो आईटी है वो हेल्प कर रहा है। कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से आप कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, आपको हॉस्पिटल जाके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटराइज्ड वे में उनका वेबसाइट या उनका सॉफ्टवेयर यूज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो ना, वैसे ही। नाउ लैबोरेटरी एंड मेडिकल इमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो अवेलेबल। इसमें भी आईटी का यूज किया जा रहा है। आप देखते हो जो सर्टेन लैब्स होती है, पैथोलॉजी लैब होती है या डिफरेंट टाइप की लैब्स होती हैं, है ना, जिसमें हेल्थ चेकअप वगैरह होता है, ठीक है, वहां पर भी क्या किया जाता है, कुछ ऐसे आईटी इनेबल्ड मशीन्स, टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए जिसमें ब्रॉड रेंज में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है हेल्थ की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। नाउ आईटी इन हेल्थ केयर प्लेज अ की रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसेस। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में भी आईटी का एक की रोल है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिसमें हम इसका यूज करते हैं, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स डायग्नोस्टिक प्रोसेस, पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद में जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या डिसीज फाउंड हुई है, किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे आपको विजिबल होती है ना। तो आईटी वहीं पे यूज किया जा रहा है, फिर उसके थ्रू आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और फर्दर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, इंक्लूडिंग क्लिनिकल हिस्ट्री एंड इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और जो भी इंटरव्यूज होता है वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जा सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रिजल्ट्स ऑल्सो। आप देखते हो ना, आप सोनोग्राफी वगैरह या कोई भी ऐसी टेस्ट करवाते हो, ईसीजी, ईईजी वगैरह जो भी टेस्ट करवाते हो, तो उसका जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो कंप्यूटराइज्ड ही आपको मिलता है। मशीन से कहीं ना कहीं कंप्यूटर कनेक्ट होता है जहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं, फिर एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में आपको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। शेपिंग अ क्लिनिकल्स वर्कफ्लो एंड डिसीजन मेकिंग इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस, फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो यहाँ भी एक की रोल है जो कि हेल्थ केयर में आईटी प्ले कर रहा है। एडवांसेस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज विद न्यू सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस बीइंग डेवलप्ड। अब आप देख रहे हो आईटी जितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, जितने ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में जो आप स्मार्ट डिवाइसेस देख रहे हो, वही मेडिकल में भी अलग अलग टूल्स और डिवाइसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे पहले यदि मैं बात करूं तो फीवर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता था, है ना, वो भी थर्मोमीटर नॉर्मल वाला। लेकिन आजकल आप थर्मोमीटर के साथ में, थर्मोमीटर में इसमें वैरायटीज आती है। इसके अलावा आजकल आप देखोगे टेम्परेचर गन का यूज किया जाता है कि पेशेंट को बिना टच किए आप उसका फीवर मैनेज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, पल्स रेट मेजर कर सकते हो। उसके लिए भी अलग अलग टाइप की मशीन्स यहाँ पर आपको मिलती है, जैसे पल्स मीटर वगैरह, एवरीथिंग, है ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस जो टूल्स हैं, डिजिटल जो टूल्स हैं, उनको एनहांस किया जा रहा है। नाउअडेज computerized machines are used, ECG, EEG, ultrasound, CT scan and various other
diagnosis. A variety of measuring instruments and surgical equipments are used to monitor conditions of patients during surgeries. Computers have become an integral part of laboratory and dispensaries. Laboratory और dispensaries में भी आप देखते हो कि कंप्यूटर का एक वाइटल रोल होता है. They are used in scanning and diagnosing different diseases. IT-enabled special applications and wearable gadgets like Fitbit helps to monitor heart rate and provide personalized information on physical fitness. फिजिकल फिटनेस के लिए आप देखते हो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली पेशेंट की फिजिकल फिटनेस को भी मेजर करते हैं. कहाँ किस चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम है वो आपको शो करते हैं. ठीक है, यदि आप किसी फिटनेस क्लब वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ भी आप देखोगे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते हैं. ठीक है, one can search for and learn about diseases, their symptoms, cure, precautionary measures on the internet. इंटरनेट के बेसिस पर आप अलग अलग तरीके से रिसर्च कर सकते हो कि आपको जो डिसीज है उसके क्या सिम्टम्स है, कैसे आप उससे बच सकते हो, क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है. तो इंटरनेट पे आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो. वहाँ भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. नाउ यूज ऑफ आईटी इन डायग्नोसिस. अब डायग्नोसिस में आईटी का कैसे यूज हो रहा है. अभी हमने इतना पढ़ लिया कि आईटी का हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, डायग्नोसिस में भी यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट में भी यूज हो रहा है, लेकिन कैसे, अब उसके लिए कौन कौन सी मशीन है जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है उनके बारे में हम जानेंगे. सो सेवरल सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर दोनों. देखो कोई भी मशीन की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे मशीन को हम हार्डवेयर कहते हैं, और वो वर्क कैसे कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है. तो यहाँ पे जब डायग्नोसिस की हम बात करेंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे कनेक्शन के बाद में आपको सारी चीजें पता चलती हैं. तो सोफिस्टिकेटेड hardwares or softwares are used in diagnosis and treatment of life-threatening diseases. The technological advancement machine help in diagnosis of diseases at the initial stages. यदि initial stage पर ही आपको किसी भी disease का पता चल गया तो आप उसको बहुत इजी वे में क्योर कर सकते हो. आपके पास टाइम रहता है. जैसे कैंसर जैसे जो बड़ी बड़ी डिसीजेज होती हैं, है ना, ब्लड कैंसर और डिफरेंट टाइप के डिसीजेस के नाम आपने सुने होंगे. आजकल तो नई नई बीमारियां निकल चुकी है ना, कोरोना के बाद से तो हम आजकल देखा जाए तो नई नई डिसीजेस के बारे में सुन रहे हैं जिनका नाम कभी सुना भी नहीं है. क्लियर. तो इन सारी डिसीजेस को पता लगाना, यदि इनको इनिशियल स्टेज पे पता लगा लिया गया तो हम इनसे बच सकते हैं, हम इनसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन्हें क्योर कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं. उसके लिए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए नए डिवाइसेस, नए नए टूल्स अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में, जिसमें हम बात करें सबसे पहले तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन की. कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, जिसे कैट मशीन के नाम से भी आप जानते हो. दिस मशीन परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्कैन्स made along a single axis of bodily structure or tissue and is used to construct a 3-dimensional stretch of a structure. मतलब आपकी बॉडी में कैसा स्कैन करता है, ये क्रॉस सेक्शनल स्कैन करता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में और टिश्यूज का, मतलब इस तरीके से आपको इमेज प्रिपेयर करके देता है एक 3D फॉर्मेट में, जो डॉक्टर्स को देखने में समझने में इजी होता है, जिसके थ्रू वो इजीली डिसीज का पता लगा सकते हैं. सो डिसीज कैन बी सक्सेसफुली डायग्नोस्ड यूजिंग दिस इमेजेस. तो इन इमेजेस के थ्रू जो 3 डायमेंशनल में आपको इमेज मिल रही है, इस मशीन के थ्रू स्कैन होकर आपके बॉडी में जो भी टिश्यूज एंड एवरीथिंग है, आपके बॉडी के एक ऑर्गन को जो स्कैन किया जा रहा है प्रॉपरली, है ना, 3D इमेज के साथ में, तो डॉक्टर्स को ईजी हो जाता है इन मशीन्स के थ्रू. देखो अब कैसा दिखता है कैट मशीन, कुछ इस तरीके से, है ना, आपने देखा होगा. Now next is magnetic resonance imaging, that is MRI machine. अब MRI मशीन के बारे में तो सभी जानते हो, नाम भी सुना होगा, पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा, ओरिजिनल भी हो सकता है देखा हो, बट कभी भगवान ना करे आपको ऐसा जाना पड़े और कभी कुछ देखना पड़े. बट हाँ, जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई उन लोगों ने तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो MRI जो मशीन्स होती हैं ये भी क्या होती है, IT इनेबल्ड मशीन्स होती हैं. ये भी आपके कंप्यूटर्स से कनेक्टेड होती हैं. ये भी बेसिकली ह्यूमंस के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनको क्या करती है, बहुत केयरफुली एग्जामिन करती हैं और उसके बाद में आपको एक इस तरीके से इमेज लेआउट प्रोवाइड करती है जिससे डॉक्टर्स को इजी हो जाता है. सो MRI मशीन्स यूजेस अ मैग्नेटिक फील्ड. अब किसका यूज करती है मशीन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियो वेव्स का और कंप्यूटर्स का यूज करिए टू डिटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग टिश्यू.
ओके, नाउ MRI सॉफ्टवेयर क्रिएट्स एन इमेज यूजिंग दिस सिग्नल्स रिकॉर्डेड बाय द सेंसर्स, और आपके जो भी सेंस ऑर्गन्स है वहां से जो सिग्नल्स आते हैं उनके थ्रू जो इमेज बनती है उसे रिकॉर्ड करती है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो सॉफ्टवेयर है उन इमेजेस के अकॉर्डिंग जो है फाइनल जो आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मशीन, अब इसका नाम भी आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। ECG मशीन क्या होती है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेस्ट which measures the electrical activity of your heart to show whether it is working normally or not। मतलब आपका जो हार्ट है, जो हार्ट ऑर्गन है बेसिकली, जिसे आप दिल कहते हो, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी वर्किंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वो चेक करने के लिए हार्ट बीट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज वगैरह जो हो रही हैं आपकी बॉडी में, जो एक्टिविटीज हो रही है उनको मेजर करने के लिए हम इस ECG मशीन का यूज करते हैं, है ना। कभी कभी हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो वहां पर इस ECG टेस्ट को करवाया जाता है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ECG टेस्ट करवाओ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी हार्ट रिदम या हार्ट बीट स्लो हो जाए, सो एन ECG रिकॉर्ड्स द हार्ट रिदम एंड एक्टिविटी ऑफ मूविंग स्ट्रिप ऑफ पेपर ऑन अ लाइन ऑन अ स्क्रीन। आपने देखा होगा इस तरीके से जो स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन पे ऐसी कुछ लाइंस दिखती है मूव होती हुई, ठीक है, और ये लाइंस आपकी हार्ट बीट्स को, आपकी हार्ट रिदम को शो करती हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ मशीन्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और IT इनेबल्ड है भाई, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। अब ये भी एक टाइप का कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन होता है। ये क्या होता है? देखो, इसमें ना बेसिकली दैट परफॉर्म्स echocardiography which uses ultrasound to create moving pictures of the heart। अल्ट्रासाउंड के फॉर्मेट में हार्ट की जो भी पिक्चर्स है वो मूविंग पिक्चर्स दिखाने में ये बेसिकली मशीन जो है ना हेल्पफुल होती है। अ स्पेशल कैमरा, यहाँ पे एक स्पेशल कैमरा लगा होता है दैट टेक्स पिक्चर ऑफ द हार्ट व्हाइल द पेशेंट इज एट रेस्ट and following exercises to determine the effect of physical stress or to flow of blood through the coronary arteries and the heart and to the heart muscles। मतलब जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, coronary arteries से मसल्स तक के बीच में, उसका फ्लो, आपकी बॉडी में कोई फिजिकल स्ट्रेस है नहीं है, ओवरऑल चीजें, आपकी बॉडी रेस्ट में है या फिर किसी फिजिकल एक्सरसाइज में है तो किस तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें बताने में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड का यूज करती है इमेजेस को, मूविंग पिक्चर्स को हार्ट की क्लिक करने में। इसमें स्पेशल कैमरा यूज होता है। इट हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट एंड डिस्प्ले इट्स फिजियोलॉजी। This machine performs tests to find disease like thinning of veins and the recommends treatment। Okay, तो इस तरीके की होती है ये मशीन, देख सकते हो आप, कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। ये रिलेटेड होती है जो अभी हमने पीछे ECG मशीन पढ़ा ना, उसी से मैच करती हुई मशीन है, लेकिन ये ज्यादा कैपेबल होती है, इसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। नाउ EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी मशीन। अब EEG मशीन क्या होती है? This machine is an innovative test that records electrical patterns in your brain। आपके ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स होते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस EEG मशीन का यूज किया जाता है। This test is used to help diagnose conditions such as seizures, epilepsy, head injuries, dizziness, headaches, brain tumors, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। तो जिन भी पर्सन्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेड इंजरी हो जाती है, किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, सर्जरी होने वाली रहती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होता है, हेड ट्यूमर्स होता है, माइग्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उस टाइम पे हमें टेस्ट करवाना होता है, तो EEG टेस्ट डॉक्टर आपको रेफर करता है, ठीक है। तो इसके लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है वो EEG मशीन होता है, जो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स को रिकॉर्ड करके उसका पर्टिकुलर इमेज आपको शो करता है कंप्यूटर्स पे, ठीक है, कि आपका ब्रेन एक्टिव है नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में है नहीं है। तो इस तरीके की EEG मशीन होती है जो आपके ब्रेन के जो भी एक्टिविटीज हैं उसको डिस्प्ले करती है, और कंप्यूटर्स पे ही आपको सारी चीजें, इमेजेस वगैरह डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ भी देखो कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है ना। नाउ ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। अब ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन तो नॉर्मली आप लोगों ने अपने घर वगैरह में भी देखी होगी, है ना। तो ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन तो बहुत सिंपल सी मशीन है जो आपका शुगर लेवल चेक करके बताती है। क्लियर? अ ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन इज अ मेडिकल डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोज मीटर, दैट इज ग्लूकोमीटर। तो इस ब्लड शुगर मशीन को हम ग्लूकोमीटर के नाम से भी जानते हैं, और ये तो बहुत कॉमन सा डिवाइस है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल चेक करके बताता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक्चुअली चेक करके बताता है, राइट। ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। अब ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन भी होती है, ठीक है, जो कि किस पर बेस्ड है? अगेन जो कि बेस्ड है आपके IT पर ही। तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन भी आपने देखा होगा इस तरीके से, आप जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हो
तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में आपका ब्लड प्रेशर ही मेजर किया जाता है। क्लियर? तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग जो मशीन होती है ना, इज अ सिंपल वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट एंड द रेट एट विच इट पंप्स blood. When the physician puts the cuff around your arm and pumps it up, the flow of blood cuts off. When the pressure exerted by the cuff, as the cuff is released, blood starts flowing again and physician can hear the flow in the stethoscope. तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हम इस ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन के साथ में। तो स्टेथोस्कोप की मदद से यहाँ पे आपकी जितनी भी हार्ट बीट से जो भी ब्लड रैशो है उसको आप सुन सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये मशीन भी बहुत कॉमन है जो आपने देखी होगी, स्टेथोस्कोप की मदद से इसका यूज करते हैं। सो हाई और लो ब्लड प्रेशर इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड कैन रिजल्ट इनटू मेनी अदर सर्व हेल्थ इश्यूज। द ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन्स आल्सो कॉल्ड एज स्फाइगोमैनोमीटर हेल्प्स इन कीपिंग अ कांस्टेंट चेक ऑन आवर हार्ट हेल्थ। ओके, तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि किस लिए यूज किए जा रहे हैं, जो कि मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर में यूज किए जा रहे हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और जो बेसिकली आईटी इनेबल्ड सर्विसेज डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे डॉक्टर्स इजीली किसी भी डिसीज का पता लगा सकते हैं और फाइनली उसके लिए क्या क्योर करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे उसको आगे बचाना है बेसिकली पेशेंट को, वो समझ सकते हैं। इस पर फिर फर्दर वो रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च करके भी आगे स्टेप्स ले सकते हैं। तो होपफुली ये जो आपको हेल्थ केयर में कैसे यूज किया जा रहा है डिटेल में हमने समझा, कुछ मशीन्स के बारे में भी जाना जो कॉमनली आपने देखी भी होगी या जो आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहां भी आपने देखी होगी, राइट। तो अगर आता है एग्जाम में 2 नंबर में, 3 नंबर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं तो अब आप इजीली आंसर करके आ सकते हैं क्योंकि इतना डिटेल में आपकी बुक में समझाया हुआ है। तो भाई हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी सीबीएसई आपसे पूछ सकता है और कैसे भी पूछ सकता है ना। चलिए, नाउ आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। अब साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग में भी आईटी का यूज हो रहा है। तो यहाँ तो मैम हमें पता है कि किस तरीके से यूज होता है। साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट लोग बिना कंप्यूटर के तो काम ही नहीं कर सकते हैं। साइंस का कोई सा भी फील्ड हो, किसी भी तरीके से उन्हें कोई भी रिसर्च करनी है तो उन्हें कंप्यूटर्स, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर्स जैसे कंप्यूटर्स का साइंटिस्ट यूज करते हैं। इंजीनियर्स को कोई ड्राइंग बनानी है, कोई मैप ड्रॉ करना है, कुछ भी डिजाइंस वगैरह क्रिएट करनी होती है, तो अगर उन्हें डिजिटल डिजाइंस वगैरह बनानी है, उन्हें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, तो भाई इसके लिए उन्हें किसका यूज करना होता है? कंप्यूटर्स का यूज करना होता है। तो दो पीपल टेंड टू थिंक ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर 3 सेपरेट थिंग्स। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे आर क्लोजली कनेक्टेड। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जो लोग सोचते हैं कि अलग अलग चीजें, तो आजकल ये तीनों एक साथ मर्ज्ड होकर यूज किए जा रही हैं, जिसे हम STEM स्टेम के नाम से जानते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑल्सो, है ना। आप देखोगे इन चारों फील्ड में टेक्नोलॉजी इवॉल्व है। आपको कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कोई मैथमेटिक्स का मॉडल क्रिएट करना है, तो आप इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इंजीनियर्स को कोई मॉडल डिजाइन करना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन मैप वगैरह डिजाइन करना है, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में यूज हो रही है, जिससे आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो या आपको वो कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सो engineering and the development of new technologies are closely related to the science. We use many technologies in scientific studies that help engineers to build new technologies. Okay. Now, some of the applications of IT in the field of scientific research are large computations, calculation of speed, cost and distance, new avenues of science exploration and real time record of observation, analysis and collaboration. तो देखो ये सारे applications हैं जिस तरीके से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स बेसिकली आईटी का यूज कर रहे हैं। लार्ज कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन के लिए, है ना, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, साइंस में आजकल देख रहे हो आप नई नई चीजें एक्सप्लोर होती जा रही है ना, तो उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। रियल टाइम में यदि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करनी है, रियल टाइम में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करवाना है, कुछ ऑब्जर्वेशन को आपको नोट डाउन करना है, तो आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी का टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। किसी चीज को कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, तो आप एक्सेल या बड़े बड़े डेटाबेसेस जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो, है ना। डेटा को कोलैबोरेट करना है, रिलेट करके रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग है, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी के बिना आप साइंटिस्ट लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, वैसे इंजीनियर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बिना टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते ना, बिल्कुल वैसे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द अनकाउंटेबल यूजेस, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर
अभी हमने बहुत सारे यूजेस देखे हैं कंप्यूटर्स के कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में कंप्यूटर्स कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज हो रहे हैं, है ना, और डिटेल में जाना है। अब इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं, कुछ और यूजेस होते हैं, जैसे कि स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिनका काम ही सिर्फ रिसर्च करना होता है, तो वो भी तो कंप्यूटर्स इंटरनेट का यूज करते हैं। उनके पास में कितना सारा डेटा होगा जिसको वो पढ़कर समझकर फिर फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और अपना एक आर्टिकल या अपना एक थीसिस लिखते हैं। तो रिसर्च वर्क में भी ये बहुत हेल्प करता है। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, जो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें होती हैं, लार्ज कैलकुलेशंस जिसमें करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, उनको ईजी बनाता है टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स, इंजीनियर्स जो कैड डिजाइनिंग का यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। कैड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। टेस्टिंग सिमुलेटिंग डिजाइन्स को क्रिएट करने के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी आप देखते हो ना, जो अलग अलग डिजाइन्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनकी डिजाइनिंग में आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए, 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए पहले आपको उसको कंप्यूटर पे क्रिएट करना होता है, फिर उसका डिजाइनिंग आप प्रिंटर को देते हो, तो प्रिंटर फिर उस अकॉर्डिंग आपके डिजाइन क्रिएट करके देता है ना। जैसे बिल्कुल आप हार्ड कॉपी में कोई भी पेपर प्रिंट करवाते हो तो पहले कंप्यूटर पे वो होता है, उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी में आपको दिख रहा होता है, उसके बाद में वो आपका पेपर प्रिंट होता है ना प्रिंटर के थ्रू। बिल्कुल वैसे 3D ऑब्जेक्ट्स को भी यदि आप प्रिंट करना चाहते हो तो पहले आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। 3D ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आपको डिजाइन अपनी पहले डिजाइन क्रिएट करनी होगी ना, उसके बाद में ही आप प्रिंटिंग का काम करवा सकते हो। नाउ IT इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। अब गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज, तो भाई आजकल तो हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटल होती जा रही है। मतलब जो भी काम आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड करना है, आपको अपना कॉलेज सर्च करना है, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या फिर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आपको अपना पासपोर्ट अपडेट करवाना है, उसमें चेंजेस करवाना है, क्रिएट करवाना है, जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी आजकल ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन हो चुकी है मतलब यहाँ हम अगेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी ने अब अपना कमाल दिखा दिया है। कुल हम बात करें तो पब्लिक सर्विसेज और गवर्नमेंट में भी इसका यूज आप देख रहे हो। द गवर्नमेंट यूजेस लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन डेली ऑपरेशंस। डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैव रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, सच एज डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कोई इनकम टैक्स या कोई सी भी टाइप का टैक्स पे करना है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है सिटीजन से रिगार्डिंग, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, ई कोड्स वगैरह, आपका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, इन सभी के लिए अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी डिजिटल बन चुकी है ना, ऑनलाइन हो चुकी है। जब गवर्नमेंट ऑनलाइन हो चुकी है तो सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट पे आपको इजिली मिल पा रही है। सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज international government agencies use IT applications to communicate and provide various services to the people. This is called e-governance. तो इंटरनेट की वो सर्विस जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसे इन शॉर्ट आप ई गवर्नेंस कहते हो, जिसमें गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आईटी एप्लीकेशंस का यूज कर रही होती है, यूजर्स के साथ में, पब्लिक के साथ में, सिटीजन्स के साथ में कम्युनिकेट कर रही होती है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो ई गवर्नेंस भी अच्छे से क्लियर है। नाउ आईटी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड एप्स। तो अब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हो ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं। जैसे आधार कार्ड के लिए अलग से एक पोर्टल मिल जाता है यूआईडी करके, है ना, उसके थ्रू आप आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अलग से एक आरटीआई करके एक पोर्टल मिल जाता है जिसपे आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकते हो, अपलोड करवा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। इनकम टैक्स फिल करना है तो टैक्स के नाम का एक अलग वेबसाइट मिल जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हो, जो कि आपकी वर्क की इफिशियंसी को, सर्विस की इफिशियंसी को इंप्रूव करते हैं, इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। क्लियर? अब ऑनलाइन रहने से ना डेमोक्रेसी जैसी चीजें भी कम हो जाती हैं। ऑफलाइन में डेमोक्रेसी जैसी चीजें बढ़ जाती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन रहने से, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है ना गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, तो ये डेमोक्रेसी वाला जो रोल है वो काफी हद तक कम हो गया है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ द एप्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज भीम यूपीआई, स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी रेट फाइंडर, उमंग एंड माई गव।
तो ये कुछ गवर्नमेंटल एप्स हैं, पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और नाम आपने इन सभी के सुने होंगे, है ना। नाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल list. PAN cards, computers are used in the income tax and sales tax departments. Electricity bills also can now be paid online. The government is now using electronic voting machines for elections, replacing the traditional voting slips and ballot boxes. तो इवन आपने इलेक्शन के टाइम पर भी देखा होगा, अभी इलेक्शन का टाइम ही चल रहा है, रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज किया जा रहा है भाई इलेक्शन के लिए, वोट कैलकुलेट करने के लिए भी, है ना। तो अब यदि आपको इलेक्शन के लिए वोट अपना देना भी है तो वहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिखेगी, तो आपको बिना पर्ची बनाए डाले आपको सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है जिससे आपका वोट चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हर एक तरीके से गवर्नमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसी के साथ में ये जो धमाकेदार सेशन था हमारा एंड होता है, जिसमें हमने आईटी का यूज अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से किया जा रहा है, डिटेल में जाना है। मानती हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबी है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो भी स्टूडेंट्स आईटी की एप्लीकेशंस को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें पता है कि कैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिख कर के आना है वो नहीं पता है, तो होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के असेसमेंट को, कि एग्जाम में आपसे इस चैप्टर पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं, एंड आफ्टर दैट डीपीपीस की बारी आने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। डोंट फॉरगेट कि पूरे होल यूट्यूब पे आपको कोई भी इस तरीके से आईटी नहीं पढ़ा रहा है, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन गो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।